हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को रीड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम समझेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है, कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी पावर्स आखिरकार कौन सी है, हम उसके बारे में समझेंगे। The Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरी दुनिया में अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया में जितने भी कोर्ट है उसमें से वन ऑफ द वेरी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितने भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे अमेरिका में हम देख ले या कहीं और देख ले, तो उनमें से वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी चाहे कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, लेकिन वो पावर्स डिफाइंड पावर्स है। वो डिफाइन किसने करी है? डिफाइन करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर के ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसका पूरा का पूरा एक दायरा है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा एक लिमिटेड स्पेयर है कि इस लिमिटेड स्पेयर के अंतर्गत ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो काम करेगा। बट ये जो दायरा है ना, इस दायरे के अंदर भी जो पावर्स दी गई है ना, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स है एंड काफ़ी एक्सटेंसिव पावर है। ठीक है, उसको हम रीड करेंगे। द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन और स्कोप ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो फंक्शंस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है एंड जो भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सुप्रीम कोर्ट को जो मिली है, वो किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ये है एंड उसी पावर्स के अकॉर्डिंगली ही सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। उस पावर के बियॉन्ड जा करके सुप्रीम कोर्ट कभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि पावरफुल तो बहुत है, बट पावर किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफाइंड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो चीज़ डिफाइन करी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है या फिर स्कोप ऑफ पावर है। देखो, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? जुरिस्डिक्शन का मतलब है स्कोप ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उसका दायरा कितना बड़ा है, उसका स्कोप कितना है, उसका मतलब होता है जुरिस्डिक्शन। सो इसीलिए हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है या फिर जो स्कोप ऑफ पावर है वो क्या है? बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन क्या है, वो सारी स्पेसिफिक पावर्स क्या क्या है, हम उसके बारे में ही इस पूरे के पूरे टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, अलग अलग जो पावर्स है उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी हमें दी है। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में बात करी गई है। सबसे पहली जो जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग्स द स्टेट। सो जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पर जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं, यानी कि जजमेंट दे सकते हैं किस पर्टिकुलर कंडीशन में? जब भी कभी यूनियन और स्टेट के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा, या दो अलग अलग भारत के राज्यों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा पानी को लेकर, ठीक है, बाउंड्रीज को लेकर के, गवर्नर को लेकर के, जो भी डिस्प्यूट ऐसे होते हैं, फेडरल केसेस से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बिटवीन द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें आती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास एंड उसी चीज़ को कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। हर एक पावर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पर हम केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर रीड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पावर क्या होती है? एपिलेट। एपिलेट का मतलब क्या है कि जो भी लोअर कोर्ट है इंडिया में जो काम करते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट में क्या होगा? लोअर कोर्ट के सारे डिसीजंस की अपील, उनके जजमेंट्स के खिलाफ
हम अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के जजमेंट हमें अच्छा नहीं लगा या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ हम अपील करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ठीक उसी तरीके से लोअर कोर्ट के केस में भी हम लोग अपील कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ या सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ भी हम लोग अपील कर सकते हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। और वो कहाँ आता है? वो आता है स्पेशल लीव के केस में। तो ये एक अलग से स्पेशल पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन क्योंकि हम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए हम केवल एक बार समझ रहे हैं कि अच्छा ये पावर्स भी है। जब हम एपिलिएट जुरिस्डिक्शन को डिटेल में कवर करेंगे तब हम उसकी स्पेशल पावर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अपीलिएट का मतलब क्या हो गया कि अपील करी जा सकती है लोअर कोर्ट से जजमेंट के लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील हम हमेशा कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट पावर क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन एडवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द लॉ। तो अगर कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो प्रेसिडेंट को इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस भी दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवाइजरी पावर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। और लास्ट में जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पावर है वो आती है रिट पावर। रिट पावर हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में अंडरस्टैंड करी थी कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम सीधा जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट से बोल सकते हैं कि हमें कुछ सर्टेन रिट्स इशू कर दो ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो सके? प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये चार प्रकार की पावर होगी। ओरिजिनल हो गया एपिलिएट, एडवाइजरी एंड रिट जुरिस्डिक्शन। और एपिलिएट में एक स्पेशल पावर भी है जो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम डिटेल में एपिलिएट पावर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ हर एक के बारे में। अब हम डिटेल में समझते हैं। हर एक पावर को डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, सारी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम इनको रीड करेंगे। सबसे पहली पावर क्या पढ़ी थी हमने? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द केसेस that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that। जनरली क्या होता है? जनरली हम देखते हैं कि हम पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पूरी हायरार्की है हमारी, है ना। पूरा का पूरा इस तरीके से पिरामिड है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। पहले ऐसे जाएंगे फिर इस तरीके से जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, एक केसेस कुछ हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम कहते हैं फेडरल इश्यूज़। तो जो फेडरल रिलेशन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, ऐसे सारे के सारे मुद्दे, ऐसे सारे के सारे केसेस डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले कोई भी अगर फेडरल रिलेशन के बीच में फेडरल रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है वो सीधा कहाँ जाता है? वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और इसी को कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये जो फेडरल केसेस है ये क्या होता है भाई? देखो, फेडरल रिलेशन का मतलब क्या है? फेडरलिज्म में हमने क्या पढ़ा था? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर दो सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। ठीक है, तो जब हम फेडरल रिलेशंस की बात करेंगे तो जो भी केसेस कोई भी ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, सपोज सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, सेंटर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या हो रहा है? कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो सबसे पहले कहाँ सुना जाएगा? वो डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई हो सकती है, लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, पहली चीज़। दूसरा केस होता है, हो सकता है किसी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो। ठीक है, किसी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो। कभी महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है टेरिटरी को लेकर के। ठीक है, कभी क्या हो सकता है, जैसे वाटर डिस्प्यूट होते हैं, कावेरी रिवर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्प्यूट हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है कि किसी स्टेट को कम पानी मिल रहा है, किसी स्टेट को कावेरी का ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये केस हो गए दो राज्यों के बीच में जो टकराव हो रहा है। तो दो राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जब भी कोई ऐसी टकराव की स्थिति होगी तो वो चीज़ कहाँ जाएगी? सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, ना किसी लोअर कोर्ट में जाएगी। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? इसी चीज़ को कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं। जैसे हम फेडरल केसेस की बात करें, एक तो मैंने बताया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कावेरी का एग्जांपल है। ठीक है, भारत में जितनी भी नदियां हैं ना तो अलग अलग राज्य से होकर के जाती है। तो हर राज्य को पानी चाहिए भाई, उनके यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, हर राज्य में इंडस्ट्री है, हर राज्य में खेती होती है। तो क्या होता है, जनरली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर के लिए केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सिमिलरली सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या है? फाइनेंस कमीशन, है ना। कुछ बहुत सारे राज्य कंप्लेन करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ढंग से फाइनेंस नहीं दे रही। ठीक है, हमें जो है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स कम पैसा दिया जा रहा है।
ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फाइनेंस इश्यूज है वो भी कहाँ सुने जाएंगे, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे कि गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में क्या होता रहता है, हमेशा डिस्प्यूट और टसल चलता रहता है। ठीक है, सीएम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमने गवर्नर के पास 2 साल से बिल भेज रखा है, गवर्नर ने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला केस भी क्या हुआ, ये वाला भी एक फेडरल डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, क्योंकि गवर्नर क्या है, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर क्या होता है, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये भी एक फेडरल इशू हुआ, तो कहाँ जाएगा, सबसे पहली सुनवाई सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। समझ में आ गया। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए दिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो क्या समझा हम लोगों ने कि जब हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश इट एज एन एम्पायर इन ऑल द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द फेडरल मैटर्स। तो कोई भी फेडरल मैटर होता है, कोई भी फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, सारा का सारा मुद्दा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट एज एन एम्पायर के तौर पर काम करेंगे और बताएंगे कि तुम सही हो, तुम गलत हो। ठीक है, और जो फेयर डिसीजन देना होता है, लड़ाई जो डिस्प्यूट चल रही है सेंटर स्टेट एंड दो स्टेट्स के बीच में, वो सारी चीज़ें कहाँ रिजॉल्व करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में करी जाती है। समझ में आ गया। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केसेस। अलोन का मतलब है केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ऐसे केसेस की सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता, लोअर कोर्ट नहीं कर सकता। डायरेक्टली सबसे पहले कहाँ सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, एंड अलोन सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है, इसीलिए इसको ओरिजिनल बोला जाता है। ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो सबसे पहले कहीं चीज़ कोई हो रही हो, है ना। ओरिजिन का मतलब क्या, एकदम नई चीज़ है और पहली बार कहीं वो चीज़ एक तरीके से ओरिजिनेट हो रही हो। तो जो फेडरल इशूज़ है उनका ओरिजिनेशन कहाँ होगा, फेडरल केसेस का ओरिजिनेशन होगा सुप्रीम कोर्ट में, उनको वहीं पर सुना जाता है, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हैं, व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, इट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके क्या मायने हैं, उसके अंदर क्या क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बताता है। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को लेकर के डिस्प्यूट अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व तो करेगी ही सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ में जो पावर्स है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की, कि तो यूनियन गवर्नमेंट तुम्हारी पावर ये है, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी पावर ये है, तो ये जो पावर है उसके बारे में क्लैरिटी भी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। एंड अगर पावर को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर पावर को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो फिर कौन बताएगा कि पावर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कौन बना सकता है कानून, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड उसी को ही उसके अकॉर्डिंगली ही जो पावर्स को रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा कि फेडरल इशूज़ सबसे पहले ओरिजिनली कहाँ सुने जाएंगे, ओरिजिनली सुने जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, फेडरल रिलेटेड केसेस अगर कोई होते हैं, सारे के सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली पावर समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट पावर क्या है, अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट पावर को समझते हैं जो कि है रिट जुरिस्डिक्शन। वैसे तो ये हमने ऑलरेडी, जब आपने चैप्टर फंडामेंटल राइट्स किया होगा, चैप्टर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करा था, आर्टिकल 32 जब हमने रीड करा था तो हमने अंडरस्टैंड करा था रिट जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या होता है। सो एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। कभी भी किसी व्यक्ति का जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, कोई गवर्नमेंट की एक्शन की वजह से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो जाता है, या उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वायलेट हो जाता है, या जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन की वजह से होता है, तो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या वहाँ पर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में रिट्स को इशू करते हैं। ठीक है,
तो वहाँ पर रिट्स इशू करी जाएगी। रिट्स का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली ऑर्डर दिया जाएगा। कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर सपोज कोई ऐसा कानून बना दिया है लेजिस्लेचर ने जो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ठीक है, इस कंडीशन में वो पर्टिकुलर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनी जाएगी तो अगर वो चीज़ एक्चुअली में वायलेट कर रही है हमारी किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ गलत है और इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के तौर पर, प्रोटेक्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर कानून को नल एंड वॉइड या फिर इलीगल डिक्लेयर कर देता है एंड वो कानून वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। वैसे रिट जुरिस्डिक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं। बट बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए हम पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकता है, हमने वो चीज़ यहाँ पर समझी, ठीक है। तो जब हम रिट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग रिट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। हैबीज कॉर्पस की एक रिट जुरिस्डिक्शन होती है, सिमिलरली मैंडामस हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट इंश्योर यहाँ पर किया जाएगा इसके द्वारा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकेंड पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन, ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी क्या हो सके, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट पावर आती है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ये भी हमने अंडरस्टैंड करी थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में हम अपील करते हैं ना। हमारा सिस्टम देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो क्या है, वो एक यूनिफाइड सिस्टम है ना। यूनिफाइड कह लो या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम कह लो, पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने, ठीक है। तो हमारा अगर जुडिशल सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो उसका मतलब क्या है कि हम अपील के तौर पर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है कि लोअर कोर्ट से हम अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट से जाएंगे कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील करनी है तो उससे ऊपर वाले कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील करनी है, उस पर दोबारा से सुनवाई करनी है, तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, है ना। इससे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारी हो गई है कि हम अपील के माध्यम से लोअर कोर्ट से सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अब हम उसी पावर्स को हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, अपील करते 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 हम सबसे ज़्यादा जो लास्ट कोर्ट है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, वो क्या है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हम अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील, दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सी टफ लाइन भी है लेकिन आसान है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट लाइन भी है। यहाँ पर क्या बोला हमने बोला कि देखो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील करनी है ना, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगर अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि हाई कोर्ट को, जब भी हम लोग हाई कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ अपील करना चाहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है एंड सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये जो केस है, ये जो केस अभी हाई कोर्ट ने सुना, ये फिट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर केस, ये जो पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट ने अभी सुना, ये बिल्कुल फिट है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ सर्टिफाई कौन करेगा, हाई कोर्ट जब सर्टिफिकेट ये दे देता है कि ठीक है आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, तभी जा करके हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, तो हाई कोर्ट जब सर्टिफाई करता है तो कब सर्टिफाई करता है, हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली हाई कोर्ट उन्हीं केसेस को सर्टिफिकेट देता है जिन केसेस में या तो कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है। मतलब क्या है कि कानून को इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पर कानून एक्चुअली में क्या कह रहा है उसको समझना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है उसके मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है,
उसको अगर समझना है तो वो हमें पता है कि कौन अच्छे तरीके से करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। सुप्रीम कोर्ट ही वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन कर सकता है ना। इसीलिए हाई कोर्ट क्या करेगा, तभी वो सर्टिफाई देगा किसी भी पर्टिकुलर केस में। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा हाई कोर्ट का अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जब अगर उस पर्टिकुलर केस में या तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से कोई जुड़ा हुआ मैटर हो या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। दूसरा केस क्या है, कुछ क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि इफ़ द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस अ पर्सन टू दैट, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जनरली क्या होता है कि अगर सपोज किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी तो क्या करेंगे, उसके खिलाफ कहाँ अपील करेंगे। क्रिमिनल केसेस में उसके खिलाफ अपील कहाँ करी जा सकती है, हाई कोर्ट में भी करी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी करी जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो क्रिमिनल केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर क्रिमिनल केस है, डेथ पेनल्टी अगर मिल गई है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। समझ में आ गया। तो एपिलिएट का मतलब क्या है, एपिलिएट का मतलब है लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगर हम अपील करना चाहते हैं तो जो हमारे हाई कोर्ट है या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें जा करके हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issues involved। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो हमारी appellate jurisdiction है उसमें क्या होगा। appellate jurisdiction का मतलब ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर्टिकुलर केस को दोबारा से रिकन्सिडर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कोई भी अगर केस सपोज आया, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के बाद अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर उस कंडीशन में क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर केस को रिकन्सिडर करेगा एंड लीगल इश्यूज, कौन सा लीगल इशू है जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसको देखा जाएगा। समझ रहे हो। तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर केस पर दोबारा से एक तरीके से सुनवाई होती है और सारे लीगल इश्यूज को दोबारा से डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद इफ़ द कोर्ट थिंक्स दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो पिछली बार हायर कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा कोई और मीनिंग हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके मुकाबले अगर कोई डिफरेंट मीनिंग हो रहा है तो वो डिफरेंट मीनिंग के अकॉर्डिंगली जजमेंट देगा। एंड जो रूलिंग है हायर कोर्ट की, निचले वाले कोर्ट की, उन्होंने जो भी जजमेंट दिया तो उस जजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं एंड एक नया इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोविजन का। सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर सपोज किसी हायर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, अगर उस जजमेंट के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो जजमेंट दिया गया है वो ठीक नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो जजमेंट दिया गया था पिछले पर्टिकुलर लोअर कोर्ट के द्वारा किसी एक केस में वो अगर ठीक नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उनके जजमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, एंड जो नया इंटरप्रिटेशन देना होता है किसी भी प्रोविजन का, जो पिछले लोअर कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया उससे अलग हट करके एक नया इंटरप्रिटेशन अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि इस चीज़ के मायने अलग है, सुप्रीम कोर्ट को जो मायने ठीक लगते हैं, जो इंटरप्रिटेशन ठीक लगता है, उस नए इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो सीधी सी बात रही कि भले ही हमें फ़र्क, यहाँ पर हाई कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दे रखी हो, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ पर जब दोबारा से सुनवाई होगी तो दोबारा से न्यू इंटरप्रिटेशन आ जाए एंड जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, जो हाई कोर्ट ने सज़ा दी थी, उसको चेंज कर दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है एपीलेट जुरिस्डिक्शन में। इसलिए हमारे पास क्या होता है, अपील पर अपील हम लोग करते हैं कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद द हाई कोर्ट टू हैव द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम। तो जो हाई कोर्ट से नीचे जितने भी हमारे कोर्ट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, तो इनके डिसीजंस के खिलाफ भी हम अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है, अगर निचले वाले कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो हमेशा जो उससे ऊपर वाले जितने भी कोर्ट होते हैं वहाँ पर हम जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको कहा जाता है एपीलिएट, नाम से समझ में आ रहा है, अपील करना। अपील का मतलब जो डिसीजन दिया है निचले वाले कोर्ट ने
लोअर कोर्ट ने उसके खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ दोबारा से अपील करना हायर कोर्ट में। समझ में आ गई बात? इसको हम लोग कहते हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पर एपीलेट जुरिस्डिक्शन में एक स्पेशल पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैंने कहा था कि जब हम ये इंट्रोडक्शन को हम रीड कर लेंगे और जब हम डिटेल में एपीलेट जुरिस्डिक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, तब हम उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या स्पेशल पावर दी गई है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये स्पेशल पावर क्या है अपील की। Supreme Court can grant special leave to an appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India। क्या बोला यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के पास एपीलिएट की एक स्पेशल पावर होती है। तो वो क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है किसी भी अपील को जो ऐसे कोर्ट ने दी है, ऐसे कोर्ट ने दी है जो कि कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोर्ट है जो भारत की किसी भी टेरिटरी में फंक्शन करता है। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम सीधा कहाँ कर सकते हैं अपील? सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें एक स्पेशल लीव दे दे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझो कि क्या होता है। देखो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो पर्टिकुलर बात हम लोग कर रहे हैं स्पेशल पावर की, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, उस पावर को कहा जाता है स्पेशल लीव की पावर, और ये एज पर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, अब इसको समझो सिंप्लीफाइड तरीके से कि सिंपल मतलब क्या है इसका। हमें पता है कि अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील करनी है, कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो देखो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। अगर सपोज मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा हाई कोर्ट नहीं जाना, मुझे जाना है सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मैं हाई कोर्ट को क्या कर रही हूँ, मैं हाई कोर्ट को पास ओवर कर रही हूँ, सीधा मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हम जाना चाहते हैं सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो सीधा अपील होता है ना, इसी को कहा जाता है स्पेशल परमिशन। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? ये होती है स्पेशल लीव, और स्पेशल लीव का मतलब होता है एक स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन, ये स्पेशल परमिशन क्या है भाई? स्पेशल परमिशन ये है कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव मिल जाएगी, यानी कि हमें एक प्रकार की, स्पेशल लीव का मतलब होता है स्पेशल परमिशन। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से हमें स्पेशल परमिशन मिल जाएगी तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, और ये मांग कर सकते हैं कि मेरा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुने। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। नॉर्मल केस में क्या होगा, वरना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद पहले हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये स्पेशल लीव दे सकता है, ये स्पेशल परमिशन दे सकता है कि ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें स्पेशल लीव दे दो, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा आप ही के पास आना चाहते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करवाना चाहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ है। और भारत में जितने भी लोअर कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट काम करते हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट एंड कुछ ट्राइब्यूनल्स भी हैं। ठीक है, कुछ और ट्राइब्यूनल्स हैं, कुछ और अलग कोर्ट होते हैं, तो उनके जजमेंट के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। तब जा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउ कर दे बाय द पावर ऑफ स्पेशल लीव। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर किसी को अलाउ कर देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर हर किसी को अलाउ कर सकता है क्या कि वो स्पेशल लीव की पावर, स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट क्या हर किसी को दे देगा? नॉर्मल केसेस में भी दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी को स्पेशल लीव की पावर नहीं मिलती है। ठीक है, तो किस केसेस में मिलती है? सबसे पहला जो केस होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन अगर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हमारा कोई अगर ऐसा केस है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं करना होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना होगा, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगी। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ठीक है, ये जो केस मांग रहा है, ये जो केस डिमांड करता है कि स्पेशल लीव दे दो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, तो फिर तभी जा करके क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर कंडीशन में स्पेशल लीव मिल जाएगी, यानी कि डायरेक्टली हम लोअर कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने केस की सुनवाई करवाने के लिए।
दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है सपोज किसी एक पर्टिकुलर केस में कोई बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, किसी पर्टिकुलर केस में किसी पार्टी के साथ, किसी ग्रुप के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, ठीक है? तो उस कंडीशन में भी जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आप हमें स्पेशल पावर दे दो, हमें स्पेशल लीव दे दो ताकि हम लोअर कोर्ट से सीधा आप ही के पास आए और अपने केस की सुनवाई हम चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि अच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है किसी पार्टी के साथ, तो उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव दे देगा एंड बोलेगा कि ठीक है, आप लोअर कोर्ट से सीधा केस हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो एंड सुप्रीम कोर्ट ही आपके पर्टिकुलर केस को सुनेगा। समझ में आ गया? तो ये दो कंडीशन होती है, इन दो कंडीशन में ही जो स्पेशल लीव की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक अपीलेट पावर तो हमने देख ली, ये होती है कुछ स्पेशल पावर कि कुछ स्पेशल कंडीशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो या किसी के साथ बहुत गलत हो रहा हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप डायरेक्टली अपील करो सीधा सुप्रीम कोर्ट में विदाउट गोइंग टू एनी अदर कोर्ट। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है स्पेशल पावर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर्स को समझ लेते हैं जो कि हमारी आती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। In addition to original and the appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses the advisory jurisdiction also. This means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? एडवाइजरी का मतलब एडवाइस देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है किसको? इंडिया के प्रेसिडेंट को। कब कर सकता है? ऐसे मैटर जिसमें या तो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है या फिर अगर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है। देखो बार बार आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी हर जगह पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा होता है कि सारे के सारे मैटर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ही बोला है, सुप्रीम कोर्ट को ही पावर दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है तो उसके मायने क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन की पावर है वो किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब हम एडवाइजरी पावर्स की भी बात कर रहे हैं इवन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं जब उनको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की किसी पर्टिकुलर चीज़ में ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फिर उनसे क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ पर कोई एडवाइस दो। ठीक है, समझ रहे हो? However, Supreme Court is not bound to give advice on such matters and President is also not bound to accept such an advice. इस चीज़ को यहाँ पर समझो, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जा सकते हैं एडवाइस लेने एंड सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ना, एडवाइस लेना या एडवाइस देना, दोनों ही चीज़ बाइंडिंग नहीं है, दोनों ही चीज़ बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो फिर प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार प्रेसिडेंट को जाना ही जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने। नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? डिस्क्रिशनरी है एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए। अगर प्रेसिडेंट आते भी हैं किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए मैटर से में पूछने की आप अपनी एडवाइस दे दो, सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दे दी, प्रेसिडेंट ने मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसी एडवाइस को मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे भी, नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। तो प्रेसिडेंट एडवाइस लेने के बाद भी उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली चलने से मना कर सकते हैं एंड उस एडवाइस को एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? केवल और केवल डिस्क्रिशनरी है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। एडवाइस लेना है कि नहीं लेना ऑप्शनल है, एडवाइस देना है कि नहीं देना सब कुछ ऑप्शनल है। कोई भी चीज़ बाउंड नहीं है, कोई भी चीज़ बाउंड नहीं है या बाइंडिंग नहीं है किसी के भी ऊपर। समझ गए? अब यहाँ पर एक चीज़ सवाल उठ सकती है, वो सवाल क्या उठ सकता है कि जब एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ना एडवाइस लेना बाइंडिंग है, ना एडवाइस देना बाइंडिंग है, तो फिर इसकी यूटिलिटी क्या है? ये जो एडवाइजरी पावर हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसकी यूज़फुलनेस क्या है? तो यूज़फुलनेस दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है? In first place, it allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it.
सुप्रीम कोर्ट से जब एडवाइस ली जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा तो वहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन लेगी। सपोज गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना है, गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है, तो वो कानून क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, सही या नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये जानना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जाएंगे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ पर अपना लीगल ओपिनियन दो, ठीक है। लीगल ओपिनियन दो कि क्या ये चीज़ करनी ठीक है, क्या ये लीगली ठीक होगी, क्या ये लीगली एक अच्छी चीज़ है या नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होगा, लीगल ओपिनियन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकेंडली इन द लाइट ऑफ एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली तो फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली, जो एडवाइस उनको मिली है उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शन में कुछ चेंजेस कर सकती है और अपने कानून में भी कुछ बदलाव कर सकती है, ठीक है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई और अदर जजेस है हमारे, तो वो कोई भी जो भी सजेशन देंगे वो क्या होगा, बहुत लीगल होगा, है ना, और लॉफुल होगा वो चीज़। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से लेने में कहीं ना कहीं वो चीज़ मदद भी करेगी। और अगर सपोज गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन है या कोई ऐसा लेजिस्लेशन है जो ठीक नहीं है ना, जो हो सकता है बाद में जा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जा सके कि ये पर्टिकुलर कानून कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन आए ही ना, उसी से पहले गवर्नमेंट ही सुधार कर ले अपने आप और कानून ऐसा बनाए जो बेटर हो। इन सब चीज़ों की वजह से ही क्या होता है, प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, एंड प्रेसिडेंट को भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेकर आ सके एंड फाइनली किसको बता सके, गवर्नमेंट को बता सके, एंड गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंगली अपने कानून बनाए और अपने एक्शन ले। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैटर है। पूरा का पूरा ये जो आइडिया है ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, वो ये इंश्योर करने में है कि गवर्नमेंट के कोई भी कानून, गवर्नमेंट के कोई भी एक्शन ऐसे ना हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो। क्योंकि देखो अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा ना, तो वो सीधी सी बात है चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। चाहे 1 साल में चैलेंज किया जाए, चाहे 2 साल में चैलेंज किया जाए। अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें बहुत फॉल्ट है, ठीक है, कुछ लीगल लैक्यूनाज है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहाँ पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ही होगी, ये निश्चित है, क्योंकि उस कानून में कमी है और वो कमी एक ना एक दिन उजागर हो जाएगी, ठीक है। और वो मैटर्स फिर भी एट द एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचना ही पहुँचना है। तो क्यों ना पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए कि आप पहले ही बता दो, हम ये पर्टिकुलर कानून बनाना चाहते हैं, आप बता दो कि क्या ये लीगल लिमिट्स के अंतर्गत है, क्या ये हमारी पावर्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है, इससे फ़ायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट का टाइम बच जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ चैलेंज होगी तो फिर गवर्नमेंट को वहाँ पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने क्यों लिया ये पर्टिकुलर डिसीजन वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। इसलिए हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि हम पहले ही पूछ लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आ जाती है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी वो सारी समझ ली। अब कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हैं जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं, एंड कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट और पावर्स हैं। आर्टिकल 137 क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। सो एज पर आर्टिकल 37 सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के जो जजमेंट है, जो खुद के डिसीजन है, उनको रिव्यू कर सकता है, रिव्यू करके चेंज भी कर सकता है। सपोज अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को दोबारा से सुनेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा से सुन सकता है एंड दोबारा से जो पिछली बार जो जजमेंट दिया था उसके अपोजिट में एक नया जजमेंट दे सकता है, जो पिछली बार जजमेंट दिया था उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। याद करो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करी थी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करी थी, तो हमने एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने फर्स्ट जज केस पढ़ा, सेकंड जज केस पढ़ा, थर्ड जज केस पढ़ा, है ना। तो जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट को केवल और केवल क्या कर लेना है, प्रेसिडेंट को केवल और केवल एक बार पूछ लेना है, ठीक है। केवल और केवल एक बार क्या कर लेना है, केवल ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पूछ लेना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, है ना, पहले ये बोला था। फिर उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, अपने डिसीजन को चेंज किया। सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, केवल पूछना नहीं है,
प्रेसिडेंट को जो नाम दिए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी को ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है एज सुप्रीम कोर्ट जज। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, फर्स्ट जज केस यानी कि जो पहला केस था उसमें कुछ और बोला, सेकंड जज केस में कुछ और इंटरप्रिटेशन दिया और एक नई चीज़ दे दी। समझ रहे हो? तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को एक तरीके से क्या करा, रिव्यू करा और दोबारा से एक नए केस में जो पिछली बार जो डिसीजन दिया था उसको रिव्यू किया और दोबारा से एक नया जजमेंट दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिकल 137 कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये। फिर उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल 144। ऑल अथॉरिटीज वेदर दे आर सिविल और जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत में कोई भी अथॉरिटी हो, सिविल का मतलब क्या है, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, या फिर वो जुडिशरी हो। ठीक है, कोई लेजिस्लेचर का पार्ट हो, कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, या कोई और अदर ऐसी अथॉरिटी हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, या फिर वो कोई जुडिशरी हो। जुडिशरी का मतलब या तो कोई हाई कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो। तो ये जितने भी हमारे भारत में, पूरी भारत की टेरिटरी में जितनी भी ये अथॉरिटीज़ काम करती है, वो कैसे काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उसको फॉलो करेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है यहाँ पर एज पर आर्टिकल 144। तो इन दो आर्टिकल से हमने क्या समझा कि पहले वाले में है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकती है। ठीक है, अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑर्डर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटीज़ है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो जुडिशल अथॉरिटीज़ हो, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब के पीछे की रैशनैलिटी क्या है। सो दीज आर्टिकल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ आर जुडिशरी एंड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, decisions made by the Supreme Court, they are binding on all other courts within the territory of India. Orders passed by it, they are enforceable throughout the length and the breadth of the country. यहाँ पर जब हम कह रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि इंडियन जुडिशरी एक यूनिफाइड जुडिशरी है, यूनिफाइड जुडिशरी है। तो यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब क्या है, यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब अभी हमने अंडरस्टैंड करा अपील के फॉर्म में कि लोअर कोर्ट से अपील हम कहाँ करेंगे, उसके बाद जो हायर कोर्ट है वहाँ पर करेंगे। इस तरीके से यूनिफाइड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो हमने आर्टिकल 144 में अंडरस्टैंड करी, यहाँ पर 144 है ना, हाँ, 144 में जो अंडरस्टैंड हम लोगों ने करी है, तो उसमें भी क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो क्या होंगे, वो फॉलो किए जाएंगे। किसके द्वारा, बाकी सारी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा एंड सिविल अथॉरिटीज़ के द्वारा। पहले हम जुडिशियल अथॉरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा ना, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स, कोई भी जितने भी ट्राइब्यूनल्स इंडिया में काम करते हैं, उन सब के ऊपर क्या होंगे, उन सब के ऊपर बाइंडिंग होंगे। उन सबको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है। और इसीलिए भी हमारा सिस्टम क्या है, यूनिफाइड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता रहता है लगातार, हाई कोर्ट को भी ऑर्डर देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ऑर्डर देता है। और इसीलिए क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा यूनिफाइड सिस्टम है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ हमारा कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट्स को हमेशा क्या कर सकता है, गाइडलाइंस इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि निचले वाले कोर्ट से हम हमेशा ऊपर वाले कोर्ट की तरफ क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ क्या बता रही है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बता रही है और साथ ही साथ बता रही है कि हमारे यहाँ पर एक यूनिफाइड सिस्टम है। पहली चीज़, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब क्या है, हमने समझ लिया अभी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे, दे आर बाइंडिंग, ठीक है, दे आर बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस चीज़ को यहाँ पर हमने समझ लिया। साथ ही साथ में जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगा तो वो क्या होगा, वो इन्फोर्सिएबल होगा थ्रू आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जो पूरी भारत की जो टेरिटरी है ना, उसमें रहने वाली जितनी भी अथॉरिटीज़ है, कोई सिविल अथॉरिटी हो, कोई जुडिशियल अथॉरिटी हो, ठीक है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो जिसके पास एक तरीके से पावर है कुछ करने की, ठीक है, जिसके पास कुछ पावर है कुछ करने की, तो वो उन सब के पास, उन सब के जो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ है, उन सब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो भी करवाना होगा, ठीक है। इसीलिए जो लेजिस्लेचर है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है उसको मानना होता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गंगा नदी में जो इंडस्ट्रीज़ है वो पोल्यूशन कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव्स को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा है वो गंगा नदी में ना जाए। ये पालन करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 में हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा कि माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर समस्याएं हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आया था उस पर्टिकुलर कंडीशन में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स इशू करे थे, गाइडलाइंस इशू करी थी कि गवर्नमेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइग्रेंट्स। ठीक है। तो माइग्रेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट उस टाइम पीरियड में ज़रूरत थी कोविड-19 के दौरान, उसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? डिसीजन दिया था। एंड वो चीज़ जितनी भी भारत में अथॉरिटीज़ है, जितनी भी भारत में सिविल अथॉरिटीज़ है, जुडिशल अथॉरिटीज़ है, उन सबको वो चीज़ माननी पड़ी थी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है, ये पावर होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ओके। एंड सुप्रीम कोर्ट itself is not bound by the decision, can at any point of time review it। ठीक है। तो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड भी करी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक पर्टिकुलर केस में एक डिसीजन दे दिया तो उस चीज़ को वो चैलेंज, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के द्वारा बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को रिव्यू कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड जो पिछले केस में जो जजमेंट दिया था उसको चेंज भी किया जा सकता है। जो अभी हमने देखा जब अपॉइंटमेंट की बात करी जा रही थी, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस वाला एग्जांपल यही है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने डिसीजंस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट चेंज भी कर देगा उस पर्टिकुलर डिसीजन को जब उसको ठीक लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी क्या हमने देखी? ये सारी पावर्स देखी। एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। जिसने भी सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, जिसने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के को पर्सनली क्रिटिसाइज करा, पर्सनली टारगेट अगर उनको किया जा रहा है उनके डिसीजन के बेसिस पर, तो फिर वो क्या हुई? जो भी अनफेयर क्रिटिसिज्म होगा, जो भी अनफेयर क्रिटिसिज्म होगा, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो भी कंटेम्प्ट करेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर डाउन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से अफेक्ट करेगा, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर, उस सारे पर्टिकुलर एक्शंस के ऊपर, कुछ कमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है एंड सजा भी दे सकता है। ठीक है, ये सारी पावर्स है। एट द एंड ये सारी पावर्स हमने अंडरस्टैंड करी कि अलग अलग लेवल ऑफ पावर्स है, एंड हमने पूरा जुरिस्डिक्शन देखा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की जो स्कोप ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्कोप ऑफ पावर है कि पावर्स का स्कोप कहाँ है, ठीक है, कितना बड़ा पावर का स्कोप है, वो हमने अंडरस्टैंड करा। ठीक है। और जितनी भी पावर्स दी गई है उन सब के पीछे का आइडिया क्या है? उन सब के पीछे का आइडिया है सबसे पहला कि ये सारी पावर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहली बात हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी ये पावर्स हमने देखी, चाहे वो फेडरल इश्यूज़ को सुनना हो, ठीक है, या फिर अपील के माध्यम से केसेस को सुनना हो, ठीक है, या स्पेशल लीव की जो पावर हमने देखी उसको सुनना हो, ठीक है, या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन करना हो, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस तरीके से आपको कानून बनाने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ों के पीछे क्या है? ये इंश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा कि क्या हो? सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, पहली बात। एंड दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बनी रहे? सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में हमेशा सही तरीके से फॉलो किया जाए। एंड इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है, स्टार्टिंग में याद करो जब हमने फर्स्ट टॉपिक किया था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या पूरी जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करती है। ठीक है, जो कानून है वो सही तरीके से फॉलो हो। गवर्नमेंट में कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है, गवर्नमेंट में कोई भी इंडिविजुअल हो, हर किसी के ऊपर कानून लागू होता है, हर किसी के लिए कानून बराबर होता है। पूरा भारत देश कानून से ही चल रहा है, पूरा भारत देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम बनाए रखना और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, यही सारी के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट को ये सारी पावर्स दे रखी है, जितनी भी हमने पावर्स दी, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंश्योर कर सके। एंड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा
फॉलो किया जाए एंड इंडिया में हमेशा रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने ये वाला टॉपिक कर दिया कंप्लीट। बहुत एक्सटेंसिव तरीके से हमने समझा चीज़ों को, एग्जाम्पल्स के साथ में डिटेल में अंडरस्टैंड करा एंड पूरा एक आइडिया ले लिया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओवरऑल रोल क्या है एंड किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको ही फुलफिल करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को समझेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।